हेलो एंड वेलकम अगेन एवरीवन। तो आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं इंटीग्रेशन और ये थर्ड लेक्चर रहने वाला है मैथमेटिकल टूल्स, बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिज़िक्स का। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हमारा जो सीरीज़ है ये सिर्फ फिज़िक्स में यूज़ होने वाले उन मैथमेटिकल टूल्स के बारे में है जो आप 11th और 12th में बहुत ज़्यादा यूज़ करोगे, जैसे डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन। ये थ्रू आउट योर 11th एंड 12th आप बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हो। तो डिफरेंशिएशन का जो 2 वीडियोस था, बेसिक वीडियोस, जितना फिज़िक्स में ज़रूरी है उतना हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर रखा है। ये डिफरेंशिएशन को 2 पार्ट्स में हमने किया है। पहला पार्ट था डिफरेंशिएशन में, जिसमें मैंने आपको बताया था सारे फार्मूलाज़ को किस तरह याद करना है और क्या क्या फार्मूलाज़ बन सकते थे। तो वो था फर्स्ट लेक्चर। और सेकंड लेक्चर था डिफरेंशिएशन पे कुछ क्वेश्चंस। उसमें था आपका प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल और चेन रूल। तो ये सारा का सारा टॉपिक ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर रखा है, डिफरेंशिएशन का कंप्लीट, जितना फिजिक्स में ज़रूरी है उतना। आज से हम इंटीग्रेशन शुरू करेंगे और होपफुली आज ही हम इंटीग्रेशन को ख़त्म कर देंगे। ठीक है, इंटीग्रेशन में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है फिजिक्स के लिए, सिर्फ आपको फॉर्मूला आना चाहिए और किस तरह अप्लाई करना है और किस तरह लगाना है वो आना चाहिए। तो ठीक है, और डिफरेंशिएशन का जो 2 वीडियोस बन चुका है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप वहां से एक्सेस कर सकते हो। और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे और समझ में आने लगे तो लाइक भी ज़रूर कर देना और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। तो आज हम करेंगे इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन क्या होता है कि जैसे डिफरेंशिएशन हमने सीखा है, तो डिफरेंशिएशन का जस्ट रिवर्स प्रोसेस समझ लो। सपोज इंटीग्रेशन में आप ए से बी जा रहे हो, डिफरेंशिएशन में आप ए से बी जा रहे हो, तो इंटीग्रेशन में आपको बी से ए जाना पड़ेगा। मतलब कि इंटीग्रेशन जस्ट डिफरेंशिएशन का ऑपोजिट है। तो इसलिए देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है दैट इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। जो भी है डिफरेंशिएशन, ठीक है, अगर आप पढ़ चुके हो, अगर आपको पता है डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो डिफरेंशिएशन का ही रिवर्स प्रोसेस होता है इंटीग्रेशन। और यहाँ पे जो भी फॉर्मूला आएगा ना, ये सारा का सारा फॉर्मूला जस्ट डिफरेंशिएशन का ऑपोजिट होगा। मैं आपको करके भी बताऊंगा कि किस तरह ये ऑपोजिट प्रोसेस है। अब जनरली ऐसा आपके सिलेबस में है कि आपको 2 तरह के इंटीग्रेशन बहुत ज़्यादा मिलेंगे। एक तो डेफिनेट इंटीग्रेशन मिलेगा और सेकेंड थिंग इज इनडेफिनिट इंटीग्रेशन मिलेगा। अब इंटीग्रेशन में डेफिनिट क्या है और इनडेफिनिट क्या है, तो ज़रा यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने कुछ लिखा है। डेफिनिट में लिमिट्स आर प्रोवाइडेड। लिमिट्स क्या है, देखो इंटीग्रेशन का सिंबल होता है ये इस तरह से कर्व, या फिर आप इसे एस बोल सकते हो। ये कर्व जो है ये इंटीग्रेशन का सिंबल है। तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब हम इस पूरे के पूरे इंटीग्रेशन को 0 से लेकर 5 तक करना चाहते हैं। मतलब ये कि इस इंटीग्रेशन का लिमिट आपको प्रोवाइडेड है, कहाँ से कहाँ तक आपको करना है। जहाँ से जहाँ तक करने जैसा कुछ हो तो उसे कहेंगे डेफिनिट इंटीग्रेशन। और यहाँ पे आप देखो लिमिट्स आर नॉट प्रोवाइडेड। दैट मीन्स ये जो सिंबल है इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स, यहाँ पे आपको बताया नहीं जा रहा है कि आप कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे आपको बताया जा रहा था कि आप 0 से 5 करो, या फिर आप 1 से 2 करो, या फिर आप 10 से 20 करो। तो बताया जाएगा यहाँ से कि कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है। लेकिन यहाँ पे कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करना है। तो इस टाइप के इंटीग्रेशंस को हम कहेंगे इनडेफिनिट, और इस तरह के इंटीग्रेशंस को हम कहेंगे डेफिनिट। बहुत ही आसान है ये दोनों, सिर्फ एक चीज़ से दोनों डिफरेंशिएट किया जाता है। मैं आपको जब क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो वहाँ पे आपको बताऊंगा कि डेफिनिट इनडेफिनिट में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। अब इसका जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है ना इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का, ये आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पूरे 11th और 12th के फिजिक्स में आपको ये बहुत यूज़ होने वाला है। अब ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या है, ज़रा देखो। मान लो कि एक बहुत बड़ा एक रॉड है आपके पास, और ये रॉड का कंप्लीट लेंथ है 50 मीटर्स। समझना मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। अगर ये आपको क्लिक कर जाता है तो आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन साथ में बहुत मज़ा आने लगेगा। पूरा का पूरा रॉड है 50 मीटर का। तो हम इस रॉड को इनफाइनाइट पार्ट्स में ब्रेक करेंगे। मतलब इस रॉड को छोटा छोटा टुकड़ा करेंगे, तोड़ेंगे। तो एक पार्ट ये, दूसरा पार्ट ये, तीसरा पार्ट ये, इस तरह से हम काटेंगे रॉड को। कितने पार्ट्स में? विल कट दिस रॉड इन इनफाइनाइट पार्ट्स। इनफाइनाइट समझते हो ना, बहुत ज़्यादा छोटे छोटे पार्ट्स में हम इस रॉड को, पूरे के पूरे रॉड को डिवाइड करेंगे। तो जहाँ भी इनफाइनाइट पार्ट्स में
डिवाइड करने को कहा जाए, वहाँ पे हम यूज़ करेंगे डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएट करना। मतलब अगर इस पूरे रॉड का लेंथ हम x ले लें, पूरे रॉड का लेंथ हम x ले लें और x किसके बराबर है, 50 मीटर के बराबर है, ठीक है। तो इस छोटे से पार्ट को जो हम काट रहे हैं, देखो हम यहाँ पे हाईलाइट कर रहे हैं छोटा सा पार्ट, ये छोटा सा पार्ट जिसे काटा गया है, ये छोटा सा पार्ट जिसे काटा गया है, पूरे रॉड का लेंथ था x, तो इस छोटे से पार्ट का एक लेंथ होगा, छोटा सा लेंथ, जिसे हम कहेंगे dx। इस पूरे रॉड का एक छोटा सा पार्ट निकाला गया काट कर, इस छोटे से पार्ट का लेंथ है dx। जब आप इनफाइनाइट पार्ट्स में डिवाइड करोगे ना, तो वहाँ डिफरेंशिएशन यूज़ करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं हम उसे। मतलब इस छोटे से पार्ट का जो लेंथ आएगा वो आएगा dx। पूरा का पूरा लेंथ कितना है, x। छोटे से पार्ट का लेंथ कितना है, तो dx। क्यों हुआ dx, क्योंकि हम इसे इनफाइनाइट पार्ट्स में ब्रेक कर चुके हैं। तो अब जब इनफाइनाइट पार्ट्स में ब्रेक कर चुके हो तो छोटा सा पार्ट dx हो जाएगा, पूरा पार्ट था x तो छोटा सा पार्ट dx। इसी तरह हर एक छोटा सा पार्ट का लेंथ जो है वो dx dx dx, मतलब यहाँ पे भी dx, ये भी dx, ये भी dx, इसके बगल वाला भी dx, इसके बगल वाला भी dx dx dx, मतलब dx 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 टू द एंड, यहाँ तक आकर dx 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 रहेगा। अभी इंटीग्रेशन में नहीं समझा रहा हूँ आपको, अब यहाँ मीनिंग में समझा रहा हूँ कि आप किस तरह समझोगे इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन क्या है। तो छोटे छोटे पार्ट्स को हम dx 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 लेंथ में ब्रेक कर दिए। आपसे कोई पूछे इस पूरे रॉड का लेंथ कितना, आप बोलोगे x। एक छोटे से पार्ट का, इस लेंथ का, इस रॉड का छोटा सा पार्ट निकाल कर देख रहे हैं, तो इसका लेंथ कितना, dx। इसी तरह अगर इसका लेंथ l रहता, पूरा कंप्लीट l होता, तो छोटे से पार्ट का, इस छोटे से पार्ट का लेंथ dl हो जाता, ठीक है। इसी तरह n रहता तो dn हो जाता, m रहता dm हो जाता। ये है डिफरेंशिएशन। अब हम क्या करते हैं, अब हम इस छोटे से dx 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 सारे पार्ट्स को एक साथ रखते हैं और जोड़ देते हैं सबको। तो यहाँ पे एक dx रखेंगे, फिर इसके बगल में एक dx रखेंगे, फिर इसके बगल में एक dx रखेंगे, क्योंकि सबका जो लेंथ है छोटे छोटे पार्ट्स का, इनफाइनाइट पार्ट्स का, इसे हम बोलते हैं इनफाइनाइटसिमली स्मॉल या फिर इनफाइनाइटली स्मॉल, इस तरह से बोलते हैं। इनफाइनाइटली स्मॉल ही कहते हैं एक्चुअली में। सो दिस इज स्मॉल पार्ट्स। तो सारे स्मॉल पार्ट्स को हम एक साथ रखेंगे चिपका करके एक दूसरे से, इस सबको सारे को ऐसे 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 करके चिपका कर रख दो। तो हर एक पार्ट का लेंथ dx 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 dx। अब ज़रा तुम यहाँ ध्यान से देखो तो तुम्हें समझ में आएगा कि ये जो dx 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 हम रख रहे हैं ना एक साथ, जब इसको जोड़ते जाएंगे तो ये पूरा का पूरा एक रॉड नहीं बन जाएगा क्या। इसको चिपका दो, इन दोनों को चिपकाओ, फिर इसको चिपकाओ, इसमें इसको चिपकाओ, चिपकाते जाओ, तो क्या ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जुड़ जाएगा, नहीं जुड़ जाएगा। तो अब हम छोटे छोटे dx dx को जोड़ रहे हैं, तो जोड़ने का काम है इंटीग्रेशन का। अब आप ऐसे नहीं लिख सकते dx प्लस dx प्लस dx प्लस dx प्लस dx लिख सकते हो, बट उतना नहीं करेंगे, dx प्लस नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, हम लगाएंगे इंटीग्रेशन का साइन और लिखेंगे किसको जोड़ रहे हैं, हम जोड़ रहे हैं dx को, हम जोड़ रहे हैं dx को। तो इंटीग्रेट कर रहे हैं हम dx को, इंटीग्रेट मतलब जोड़ रहे हैं हम dx को। कहाँ से लेकर कहाँ तक जोड़ना है, तो भाई इस पूरे रॉड का लेंथ था 50 मीटर्स। तो ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है आप इसे मान लो इनिशियल पॉइंट 0, और ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है आप इसे मान लो ये है 50। अगर आप इसे उठाकर एक नंबर लाइन में रखोगे या फिर मीटर स्केल से मेजर करोगे, तो आप इस वाले एंड को 0 पे पुट करोगे और देखोगे यहाँ ये एंड कहाँ तक पहुँच रहा है। ये 50 तक पहुँचेगा तो 50 मीटर हो जाएगा, 60 तक पहुँचेगा तो 60 मीटर हो जाएगा ना। देखो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, अगर आप समझ जाओगे ना तो ये आसान लगेगा। जैसे ये स्केल है मेरे पास, मैं चाहता हूँ इस रॉड का लेंथ मेजर करना, तो मैं यहाँ रखूँगा 0 से रख कर मेजर करूँगा, तो यहाँ 0, तो ये 0 एंड हो गया इसका, ये 0 रीड करेगा और ये एंड 50 रीड करेगा। तो हम कहेंगे कि ये जो रॉड है ये 50 मीटर का है। मतलब इस रॉड को कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट किया जाता है, यहाँ से लेकर के हम यहाँ तक इसे जोड़ रहे हैं। तो 0 से लेकर हम पूरा 50 तक जोड़ेंगे, तो यहाँ आप लिखेंगे लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट 50। तो ये मतलब है इसका इंटीग्रेशन का। ये था डिफरेंशिएशन, इनफाइनाइट पार्ट्स में तोड़ना डिफरेंशिएशन, और उन्हीं इनफाइनाइट पार्ट्स को वापस से जोड़ना इंटीग्रेशन। समझ गए, देखो रिवर्स प्रोसेस नहीं है, यहाँ हम तोड़ रहे हैं, यहाँ जोड़ रहे हैं, तो तोड़ने का अपोजिट तो जोड़ना ही हुआ ना। तो रिवर्स प्रोसेस है, एक दूसरे का रिवर्स प्रोसेस है। इंटीग्रेशन रिवर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन का, डिफरेंशिएशन रिवर्स प्रोसेस है इंटीग्रेशन का। तो आप जहाँ से जहाँ तक इंटीग्रेट करना चाहते हो लिमिट डाल दो। सपोज आप 50 तक इंटीग्रेट नहीं करना चाहते,
आप चाहते हो इस रॉड को सिर्फ बीच तक जोड़ना, मतलब 0 से 25 तक जोड़ना, तो आप क्या करोगे, 0 से लेकर 25 लगा दो, लिमिट लगा दो, तो ये हो गया 0 से 25 जुड़ गया ये। तो इस तरह से इंटीग्रेशन हम करते हैं। तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का काम क्या है अब आपको समझ आ गया होगा। आप चाहो तो इसे नोट डाउन कर सकते हो, फिर आगे हम बढ़ते हैं, कुछ फॉर्मूला लिखाएंगे आपको और उसके बाद फॉर्मूला डिस्कस करेंगे, फॉर्मूला याद करेंगे। फटाफट इसको कॉपी करेंगे। अगर कॉपी करने जैसा लग रहा है तो वीडियो पॉज करो और कॉपी करो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको बताया कि इंटीग्रेशन का जो सिंबल होता है वो है ये कर्व। सपोज हम इंटीग्रेट करना चाहते हैं y dx। अब यहाँ पे y क्या है, तो y एक फंक्शन है। डिफरेंशिएशन में हमने पढ़ा था कि y इज इक्वल टू fx, ठीक है, और ये fx एक फंक्शन होता है, एक फंक्शन होता है। अब fx फंक्शन में कौन कौन सा हो सकता है, fx एक कांस्टेंट फंक्शन हो सकता है, एक पॉलिनोमियल फंक्शन हो सकता है, कांस्टेंट फंक्शन हो सकता है, पॉलिनोमियल फंक्शन हो सकता है, या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिक हो सकता है, या फिर एक्सपोनेंशियल हो सकता है ना, या फिर लोगारिथमिक हो सकता है। देखो, तो ये सारा फंक्शंस हमने डिफरेंशिएशन में ऑलरेडी किया हुआ है। तो अगर यहाँ y के प्लेस पे हम fx पुट कर दें तो क्या इस पूरे फॉर्म को हम इस तरह लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ y के प्लेस पे fx पुट कर दो, fx विथ रिस्पेक्ट टू dx। तो ये है इंटीग्रेशन का सिंबल। फिर से समझो, ये जो कर्व है ये कर्व इंटीग्रेशन का होता है, y dx, ये जो y है ये फंक्शन है, हम इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना चाहते हैं विद रिस्पेक्ट टू dx, ठीक है। तो y यहाँ पे फंक्शन और फंक्शन को लिखने का तरीका है fx। अब ये फंक्शन कुछ भी हो सकता है, कांस्टेंट हो सकता है, पॉलिनोमियल हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिक हो सकता है, एक्सपोनेंशियल हो सकता है और लॉगरिथमिक हो सकता है। इन सब में से कोई भी फंक्शन हो सकता है। अब कोई भी फंक्शन आपको मिले तो आपको इंटीग्रेशन करना आना चाहिए। तो इसको करने के लिए हम कुछ फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं। तो मैं बोर्ड पे कुछ फॉर्मूला लिखूंगा और कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराऊंगा, तो आप साथ साथ उनको करना मेरे साथ, आसान लगेगा। साथ साथ करते जाओगे तो लेक्चर को प्रॉपरली आराम से देखो, आसान लगेगा। हड़बड़ में अगर लेक्चर देख रहे हो तो मत देखो, ठीक है। अगर हड़बड़ में आप देख रहे हो लेक्चर को, बहुत ज़्यादा हड़बड़ में हो, अभी पढ़ाई करने का मन नहीं है, या फिर किसी के कहने पे पढ़ रहे हो, किसी असाइनमेंट को कंप्लीट करने के लिए पढ़ रहे हो, तो इससे बेटर है आप मत देखो इसे। आपको सीखना है तो आराम से देखो, टाइम ले लो, ठीक है, 1 दिन 2 दिन का टाइम ले लो। जब आराम हो जाए उसके बाद आकर के प्रॉपरली देखना, सब कुछ आसान लगेगा, सब कुछ समझ आएगा। क्योंकि इंटीग्रेशन में उतना ही कराऊंगा जितना फिजिक्स में ज़रूरी है 11th और 12th के लिए, उससे ज़्यादा मैं नहीं कराने वाला हूँ। तो बहुत ऐसे भी सिलेबस आपका बहुत कम है, एक वीडियो में ऐसे ही ख़त्म हो जा रहा है ये। अब इसको भी आप बहुत हड़बड़ में देखोगे तो फिर कोई फ़ायदा ही नहीं है देखने का। अपने लिए पढ़ो, किसी और के लिए पढ़ना छोड़ दो, ठीक है। चलो इसको करते हैं। फिर पहले फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, उसके बाद आपको समझाऊंगा क्या है ये सब। बोर्ड पे मैंने आपको 2 फंक्शंस लिखा हुआ है, कांस्टेंट फंक्शन और पॉलिनोमियल फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन देखो, ये यहाँ पे इंटीग्रेट कर रहे हैं हम एक कांस्टेंट फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू dx, कांस्टेंट फंक्शन का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dx। और यहाँ पे पॉलिनोमियल फंक्शन है x टू द पावर n, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, डिफरेंशिएशन में हम कर चुके हैं ये सब। यहाँ देखिए, यहाँ पे y का वैल्यू k है और यहाँ पे y का वैल्यू x टू द पावर n है। इस फॉर्म में है ये दोनों, जनरल फॉर्म ये है। यहाँ पे y के प्लेस पे k है और यहाँ पे y के प्लेस पे x टू द पावर n है। मतलब ये दोनों फंक्शन है। कांस्टेंट फंक्शन का इंटीग्रेशन देखो, जब भी कांस्टेंट फंक्शन मिले तो उस कांस्टेंट वैल्यू को बाहर निकालो। ये कांस्टेंट k मतलब k कुछ भी हो सकता है कांस्टेंट में, 5 पाई e कुछ भी हो सकता है। तो इस कांस्टेंट को पहले बाहर करेंगे और इंटीग्रेट करेंगे dx को। तो कांस्टेंट k इंटीग्रेशन ऑफ dx, कांस्टेंट के इंटीग्रेशन ऑफ dx। एक बात यहाँ पे याद रखना है आपको कि इंटीग्रेशन ऑफ dx का वैल्यू x होगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx का वैल्यू x होगा। तो यहाँ देखो, कांस्टेंट के बाहर इंटीग्रेशन ऑफ dx, तो ये हो गया k, इंटीग्रेशन ऑफ dx का वैल्यू x। अब यहाँ क्योंकि कोई भी लिमिट दिया हुआ नहीं है तो ये हो गया इनडेफिनिट इंटीग्रेशन।
और इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में इंटीग्रेट करने के बाद हम कांस्टेंट c लगाते हैं। फिर से सुनो, अगर हमें लिमिट्स प्रोवाइडेड नहीं है तो हम कंप्लीट इंटीग्रेशन करने के बाद आंसर के साथ प्लस c लगाते हैं। प्लस c मतलब c एक कांस्टेंट है, ठीक है। प्लस c के प्लेस पे कुछ नहीं लिखना, प्लस c कर देना। जब आप मोशन इन स्ट्रेट लाइन करोगे, अगर मैं पढ़ाऊंगा आपको मोशन इन स्ट्रेट लाइन या मोशन इन 2 डायमेंशन, तब मैं आपको बताऊंगा ये c किस तरह निकाला जाता है। अभी के लिए ज़रूरी नहीं है, आगे जब जैसे पढ़ेंगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वहाँ पर आप सीखोगे। तो इंटीग्रेट करने के बाद आंसर में प्लस c लगाना है। तो ये हो गया कांस्टेंट फंक्शन का इंटीग्रेशन। मतलब कोई भी कांस्टेंट फंक्शन आपको मिले, उस कांस्टेंट वैल्यू को बाहर निकालो और देखो क्या इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट करो और लिखो इंटीग्रेशन ऑफ dx x होता है। फॉर एग्जांपल नंबर 1 हमारे पास है इंटीग्रेशन ऑफ 5 टाइम्स ऑफ dx। ध्यान से देखना, क्या करेंगे, 5 कांस्टेंट है, बाहर निकालेंगे, इंटीग्रेट किसे करेंगे, dx को इंटीग्रेट करेंगे। अब फिर देखो इंटीग्रेशन ऑफ dx मैंने क्या बताया, x होता है, तो 5 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ dx हो जाएगा x प्लस सी। प्लस सी क्यों लगा, क्योंकि यहाँ लिमिट्स प्रोवाइडेड नहीं था। कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट कर रहे हैं नहीं पता। जब ऐसा हो तब हमेशा सी लगाना है। इसी तरह के एक और क्वेश्चन, अगर लिमिट्स गिवन हो तब क्या करेंगे वो देख लो। अब लिमिट्स लगा देते हैं इसमें। इंटीग्रेशन ऑफ 5 dx हमें बोला आप इंटीग्रेट करो 0 से लेकर, या 0 नहीं 1 से लेकर, एक सेकेंड, 1 से लेकर 3 तक। हमें बोला 1 से लेकर 3 तक आप इंटीग्रेट करो। इंटीग्रेट करने के लिए क्या करना है, पहला काम है कि 5 को बाहर करना है, क्योंकि ये कांस्टेंट है, 5 बाहर होगा। इंटीग्रेट करेंगे dx को, कहाँ से कहाँ तक करना है, 1 से 3 तक करना है। ये है लोअर लिमिट, ये है अपर लिमिट। फिर आगे बढ़ेंगे, 5 बाहर है, 5 लिखेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ dx होता है x, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि dx में या x में लिमिट गिवन है, तो dx को इंटीग्रेट करके इसको डबल ब्रैकेट के अंदर रखो, क्योंकि लिमिट्स इसमें गिवन है। अब नीचे लिखो 1, ऊपर लिखो 3, इसे कहते हैं लोअर लिमिट, इसे कहते हैं अपर लिमिट। अब इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ ध्यान देना, यहाँ प्लस सी नहीं लिख रहे हैं, अब यहाँ प्लस सी लिखने का कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे लिमिट्स आपको गिवन है। अब जब भी लिमिट्स प्रोवाइडेड होगा तो हम प्लस सी कभी नहीं लिखेंगे, जब लिमिट्स प्रोवाइडेड नहीं होगा तब प्लस सी लिखेंगे। ये हो गया डेफिनेट इंटीग्रेशन, ये हो गया इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। अब यहाँ देखो आंसर किस तरह सॉल्व करेंगे। इससे आगे बढ़ेंगे, 5 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ब्रैकेट देंगे। अपर लिमिट में 3 माइनस लोअर लिमिट में 1, तो पहले x के प्लेस पे 3 पुट करेंगे, फिर माइनस लगाकर x के प्लेस पे 1 पुट करेंगे, तो ये आ गया 5 अंडर ब्रैकेट 3 माइनस 1। तो यहाँ से आंसर आएगा 5 इंटू 3 माइनस 1 हो जाएगा 2, आंसर आ जाएगा 10। अब यहाँ c लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, c नहीं लगाना है, c नहीं लगाना है। जब आप डेफिनेट इंटीग्रेशन करते हो तो c लगाने का कोई ज़रूरत नहीं है। c तब लगेगा जब इनडेफिनेट इंटीग्रेशन होगा, जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल में था। समझ आ रहा है, जब आप यहाँ पे इनडेफिनेट इंटीग्रेशन करोगे तो यहाँ पे आपका कांस्टेंट c भी आएगा, तो ये हो गया इनडेफिनेट, ये हो गया इनडेफिनेट, और ये हो गया डेफिनेट। दिस इज डेफिनेट। सो डेफिनेट और इनडेफिनेट अब समझ आ गया होगा, ठीक है। तो ये हो गया कांस्टेंट फंक्शन का इंटीग्रेशन। किसी भी कांस्टेंट फंक्शन को इंटीग्रेट करना है तो देखो कांस्टेंट फंक्शन है कि नहीं, उसे बाहर करो, अंदर वाले वैल्यू को इंटीग्रेट करो, और अगर लिमिट प्रोवाइडेड है तो लिमिट लगा दो, लिमिट प्रोवाइडेड नहीं है तो प्लस सी कर दो। आगे बढ़ते हैं, पॉलिनोमियल फंक्शन x टू द पावर n इंटू डी एक्स। इसका आंसर होगा x टू द पावर, जो पावर में n है उसमें 1 ऐड करेंगे, n प्लस 1 डिवाइडेड बाई जो पावर है उसी को डिवाइड कर देंगे, n प्लस 1। अब यहाँ क्योंकि कोई भी लिमिट गिवन नहीं है तो प्लस लगाएंगे c, यहाँ लगाएंगे प्लस c। एक और कंडीशन है, ये जो n है ये n माइनस 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फॉर्मूला अलग लगता है उस केस में। n शुड नॉट बी इक्वल टू -1। -1 के प्लेस पे कुछ भी हो जाए चलेगा, -1 नहीं होना चाहिए। ठीक, समझ के कंप्लीट है, क्लियर है। जल्दी कॉपी करो, याद करो जल्दी फॉर्मूला। अब मैं आपको समझाऊंगा ये इंटीग्रेशन
रिवर्स प्रोसेस किस तरह है डिफरेंशिएशन का, जल्दी रिवाइज करो। अब देखो इसका प्रूफ, कोई आपसे पूछे कि प्रूफ करो कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस कैसे हुआ, तो प्रूफ तो देना पड़ेगा ना, फिजिक्स है, फिजिक्स से प्रूफ देना पड़ेगा। कैसे प्रूफ देंगे, देखो चलो हम इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं। लेट अस डिफरेंशिएट x टू द पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1। हम इस पूरे फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएशन कर चुके हैं हम लोग, याद है हम लोग डिफरेंशिएशन कर चुके हैं। लेट अस डिफरेंशिएट x टू द पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1। अच्छा प्लस c भी है, इसे भी लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम इस पूरे फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू x, विथ रेस्पेक्ट टू x। अच्छा ये जो n है, ये n कोई भी नंबर है ना, कोई भी नंबर है -1 को छोड़ करके। अब क्या हुआ कि हम जानते हैं किस तरह से डिफरेंशिएट, यहाँ दो टर्म है अंदर में, तो दोनों टर्म को हम अलग अलग करके लिखेंगे। इज इक्वल टू d/dx x टू द पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1 प्लस d/dx, और ये है c, अलग अलग करके लिख सकते हैं हम। अब इसको देखो यहाँ से क्या करेंगे, ये जो फॉर्मूला है इसमें ये n+1, ये तो नंबर है ना, किसी भी नंबर में 1 ऐड कर दो, 3 + 1 4, 4 + 1 5, 5 + 1 6, तो ये तो कांस्टेंट वैल्यू है। डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट वैल्यू बाहर निकालो और जो बच गया उसको डिफरेंशिएट करो तो ये वैल्यू बाहर आ जाएगा। अरे इस तरह से नहीं करते थे, d/dx अगर आपको दिया होता था x²/2, डिफरेंशिएट करो तो क्या करते थे, पहले 2 को बाहर करते थे, 1/2 बाहर आता था, फिर d/dx क्या करते थे, x² रह जाता था, तो फिर x² को सिर्फ डिफरेंशिएट करते थे ना, 1/2 तो बाहर निकाल लेते थे। तो यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाई n+1 को बाहर करेंगे, 1 डिवाइडेड बाई n+1। देखिए 1 डिवाइडेड बाई n+1 ये बाहर आ गया, क्या बच गया अंदर, अंदर बचा d/dx, और क्या बचा, ऊपर बचा x का पावर n+1, ये रह गया यहाँ पे, और यहाँ डिनोमिनेटर में जो था वो बाहर आ गया। कैसे, देखो इसको देखकर समझना है, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन 0 होता है, ठीक है, 0 होता है। अब आगे देखो, ये है 1 डिवाइडेड बाई n+1, जैसे है वैसे ही रखना है इसको। अब ये जो अंदर का फंक्शन है x², ये है पॉलिनोमियल फंक्शन, देखो x का पावर n+1 पॉलिनोमियल फंक्शन है। इस पॉलिनोमियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है, इसका डिफरेंशिएशन पावर बाहर आ जाएगा 2, और x के पावर में 2 + 1 मतलब 2 × x टू द पावर 3, मतलब 1/2 × 2 × x का पावर 3, 2 कट जाएगा, आंसर आएगा x³। सिमिलरली यहाँ पे करेंगे, ये पावर को बाहर करेंगे इंटू n+1, पावर बाहर आ गया, x का पावर इंटू x का पावर, देखो पावर बाहर आ गया था, 2 बाहर आ गया था यहाँ से, और x का पावर 2 में 1 ऐड कर रहे थे, तो इसमें 1 ऐड करना पड़ेगा, n+1 सॉरी 1 ऐड नहीं करते हैं, 1 माइनस करते हैं, 2 - 1 करते हैं यहाँ पे, 2 - 1 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे n+1 -1, ठीक है। अब देखो ये +0 लिखने का कोई ज़रूरत नहीं, ये जो n+1 है, ये n+1 और ये n+1 कैंसिल हो गया, यहाँ से +1 और -1 कैंसिल हो गया, बचा x का पावर n। ध्यान से देखो x का पावर n आ गया। कहाँ से शुरू कर रहे थे हम, इसका आंसर था ये, यहाँ से शुरू किए, इसको डिफरेंशिएट कर रहे थे, इसको जब डिफरेंशिएट किए तो x का पावर n आ गया। देखो x का पावर n आया कि नहीं, x का पावर n, इसीलिए इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये आ जाएगा, इसको इंटीग्रेट कर दोगे ये आ जाएगा। ध्यान से सुनो क्या बोल रहे हैं, इस वैल्यू को, इस वाले वैल्यू को, इसको डिफरेंशिएट करोगे x का पावर n आ जाएगा, और x का पावर n को इंटीग्रेट कर दोगे तो ये आ जाएगा। देखो है कि नहीं, रिवर्स प्रोसेस है, समझ गए। तो इसीलिए कहते हैं हम डिफरेंशिएशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन, या इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। बोलो समझ आ गया, क्लियर है। इस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, कॉपी कर लो जल्दी, पॉज करो, कॉपी करो। हाँ भाई हो गया, हो गया।
अब यहाँ पे कंडीशन है, उसको ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। कंडीशन ये है कि x का पावर -n नहीं होना चाहिए, n का पावर -1 नहीं होना चाहिए। अगर x का पावर -1 हो गया तो क्या? अगर इसी फॉर्मूले में x का पावर हम -1 कर दिए तो क्या? अच्छा ज़रा देखो, x का पावर -1, क्या आप इसे लिख सकते हो इस तरह से 1/x × dx? कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं होना चाहिए। याद करो किसका डिफरेंशिएशन 1/x होता था, याद करो, क्या log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता था? d/dx log x, क्या इसका डिफरेंशिएशन 1/x होता था? होता था ना, याद आ रहा है? डिफरेंशिएशन ऑफ log x इज 1/x, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या log x हो जाएगा? यस, ये हो जाएगा log x प्लस c, क्योंकि कोई लिमिट गिवन नहीं है। या फिर इसे आप लिख सकते हो नेचुरल log x प्लस c। अब समझ आ रहा है कैसे करना है? 1/x किसका डिफरेंशिएशन था? log x का। 1/x log x का डिफरेंशिएशन था, तो 1/x का इंटीग्रेशन ये वापस बन जाएगा। यहाँ से तुम यहाँ पहुँच रहे हो तो यहाँ से यहाँ तक जा सकते हो ना, रिवर्स प्रोसेस है। डिफरेंशिएट करने पे 1/x आ जाएगा, 1/x को इंटीग्रेट करने पे ये आ जाएगा। इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/x, और 1/x को इंटीग्रेट कर देंगे तो log x। समझ गए? इसीलिए फॉर्मूला देखो चेंज हो गया। यहाँ पे फॉर्मूला क्या चेंज हुआ, यहाँ ध्यान से देखो। जब हम सिर्फ x का पावर n को इंटीग्रेट कर रहे थे तो हमारा आंसर आता है x का पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1 प्लस c। यहाँ कंडीशन ये था कि n -1 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर n -1 के बराबर है तो ये आंसर नहीं आएगा, आंसर आएगा log x प्लस सी, नेचुरल log x प्लस सी, ये आंसर आ जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? चलो क्वेश्चन कर लेते हैं, रब करें। तो सारा फॉर्मूला याद करते जाएंगे, सबको याद करते चलो साथ साथ। क्वेश्चन लिखो, इंटीग्रेट x dx, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, इंटीग्रेट x dx फ्रॉम 1 to 5। तीसरा क्वेश्चन, और क्या क्या बन सकता है? यस, इंटीग्रेट √x dx। फोर्थ क्वेश्चन, इंटीग्रेट 1/x² dx। इतना क्वेश्चन ट्राई करो पहले, फिर आगे कराते हैं। चलो देखो, लिमिट सिर्फ एक जगह लगाया हुआ है, लिमिट लगाना सीख जाओगे तो फिर इतना डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। लिमिट लगाना सीख जाओगे तुम लोग। पहले ये देखो, इंटीग्रेशन ऑफ x dx। x dx x का पावर 1 है, पॉलिनोमियल फंक्शन है ये। x का पावर 1 पॉलिनोमियल फंक्शन, तो ये हो जाएगा x का पावर 1 + 1 डिवाइडेड बाई 1 + 1 प्लस c इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे कोई भी लिमिट गिवन नहीं है। x²/2 + c। यहाँ पे देखो x dx का अब यहाँ पे लिमिट बताया गया है, तो x का पावर 1 + 1 डिवाइडेड बाई 1 + 1। अब c नहीं लगाएंगे क्योंकि लिमिट गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा, इसे डबल ब्रैकेट में बंद कर देंगे और नीचे लिखेंगे 1, ऊपर लिखेंगे 5। x का पावर 2 डिवाइडेड बाई 2, लिमिट गिवन है 1 से लेकर 5 तक। तो लिमिट पुट कर देंगे, पहले अपर लिमिट पुट करते हैं, फिर माइनस लगाकर लोअर लिमिट पुट करते हैं। तो अपर लिमिट है 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट है 1, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 का स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 2 करेंगे। आंसर आएगा 25 - 1/2, आंसर आएगा 24/2, आंसर आएगा 12। यहाँ से देखो, इंटीग्रेशन ऑफ √x, क्या √x को तुम इस तरह से लिख सकते हो, x का पावर 1/2 dx, कोई दिक्कत तो नहीं है, लिख सकते हैं। अब इसे इंटीग्रेट करेंगे तो ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, इसे लिखेंगे हम x का पावर 1/2 + 1 डिवाइडेड बाई 1/2 + 1 और प्लस c लगाएंगे बिकॉज यहाँ पे कोई भी लिमिट गिवन नहीं है। आगे बढ़ेंगे, 1 डिवाइडेड बाई x², क्या x² के प्लेस पे हम लिख सकते हैं x का पावर -2 dx। अब क्या ये इसी तरह का फंक्शन नहीं है, -2 है पावर में,
कंडीशन था कि -1 नहीं होना चाहिए, यहाँ तो -2 है, हो सकता है ऊपर वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। सिर्फ -1 के बराबर नहीं होना चाहिए, -2 -3 -4 हो सकता है। तो इसे हम लिख सकते हैं x का पावर -2 + 1 डिवाइडेड बाई -2 + 1 और साथ में लगाएंगे +c, x का पावर -1 बाई -1 + c, ये आंसर होगा। क्लियर है? ठीक है, इस तरह से इंटीग्रेट करेंगे। अगर लिमिट गिवन होता तो लिमिट लगा देते हैं, जैसे यहाँ पे लगाए हैं, लिमिट लगा सकते हो, कोई भारी बात नहीं है। चलो हो गया, आगे बढ़े। चलिए कॉपी कर लो फटाफट पॉज करके। एक और क्वेश्चन करके दिखाओ। x² + 1/x इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू dx। चलो इसे करके दिखाओ जल्दी। बन गया? बन गया होगा, ज़रा देख लो, आंसर मैच कर लो। अलग अलग लिखेंगे दोनों को, इंटीग्रेशन ऑफ x² इंटू dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx। फिर यहाँ पे x² का इंटीग्रेशन अब डायरेक्टली करेंगे, x³/3 प्लस 1/x का डिफ्रेंशिएशन log x। अब ये जो x है इसमें मॉड लगा कर लिखना है, अगर ये नेगेटिव वैल्यू तो पॉजिटिव लिखना है हमेशा, और ये हो जाएगा +c। अलग अलग के लिए +c नहीं लगाना है, इसके लिए x ही लगाएंगे, फिर इसके लिए नहीं, सबके लिए सिर्फ x ही, इसके लिए सबके लिए x ही, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट फंक्शन करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आंसर मैच कर लो, अगर ये है, ये आंसर आया तो सही है, नहीं तो फिर से एक बार देख लेना क्या है, पॉज करके या फिर रिवाइंड करके देख लेना। अगला है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को पढ़ेंगे, साइन, कॉस, सेक² और कोसेक²। साइन x का इंटीग्रेशन -cos x + c, cos x का डिफरेंट इंटीग्रेशन sin x + c, sec² x का इंटीग्रेशन tan x, cosec² x का -cot x। इसको फटाफट याद करो और क्वेश्चंस बनाओ। खैर क्वेश्चंस तो अभी नहीं देंगे, इसी पे डायरेक्टली क्वेश्चन होगा, क्या क्वेश्चन करोगे? डायरेक्ट क्वेश्चंस रहेगा कि व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ cos x, आ जाएगा sin x, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ sec² x, आ जाएगा tan x। तो इस पर क्या क्वेश्चन। अब आ जाते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लास्ट में क्वेश्चन कराएंगे, पहले फटाफट फॉर्मूला लिखो। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन मतलब e का पावर x इंटू dx। याद करो डिफरेंशिएशन के लेक्चर में मैंने आपको एक बात बताया था, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ना तो इंटीग्रेट हो सकता है ना ही डिफरेंशिएट हो सकता है। यहाँ देखो डिफरेंशिएशन में तो हमने देख लिया कि e⁻x का आंसर e⁻x ही होता है, यहाँ पे भी e⁻x dx का इंटीग्रेशन है, तो ये भी इंटीग्रेट नहीं होगा, ये आ जाएगा e⁻x + c, डायरेक्ट आंसर e⁻x + c। एक एक्स्ट्रा फॉर्मूला मैं आपको यहाँ पे बताता चल रहा हूँ, एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं है, अगर ये लोगरिथमिक फंक्शन है एक्चुअली, लास्ट वाला लॉग फंक्शन, अगर ये इस तरह से दे इंटीग्रेशन ऑफ log x इंटू dx, इंटीग्रेशन ऑफ log x dx, तो इसका आंसर होगा x log x माइनस x, x log x माइनस x। ठीक है, तो ये हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये हो गया एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये हो गया लोगरिथमिक फंक्शन। इससे पहले था कांस्टेंट फंक्शन और पॉलिनोमियल फंक्शन। अब सर इसको फटाफट याद करो, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इस पे, फिर आगे बढ़ेंगे। एक लास्ट टॉपिक बच रहा है इसमें, उसको लास्ट में करेंगे, पहले इन सारे फॉर्मूले को याद करो। तो पहले ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कराएंगे, 1-2 क्वेश्चन से ही हो जाएगा। अब क्योंकि आप लोग डिफरेंशिएशन कर चुके हो ना, तो आसान लगेगा। ये डिफरेंशिएशन नहीं किया होता तो फिर ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस कराना पड़ जाता। अब जैसे जैसे आपके सिलेबस में क्वेश्चंस आते जाएंगे, आप करते जाओगे, वो सीखते जाओगे आप उस तरह से। चलो क्वेश्चन आपके पास सामने में। अच्छा एक और बात, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिमिट गिवन नहीं है, यहाँ पे लिमिट गिवन नहीं है, तो जब भी लिमिट गिवन नहीं होता है तो क्या लगाते हैं, सबको पता है, +c लगाते हैं। तो यहाँ पे +c जोड़ देना, ये अंडरस्टूड है कि लिमिट गिवन नहीं है तो +c लगेगा। यहाँ देखो सॉल्व करते हैं, पहले खुद से सॉल्व करो, पॉज करो, खुद से सॉल्व करो, उसके बाद मैच करना। e⁻x dx प्लस cos x dx प्लस
साइन एक्स डी एक्स प्लस एक्स क्यूब डी एक्स। ये आ जाएगा e का पावर x, क्योंकि ये डिफ्रेंशिएट और इंटीग्रेट नहीं हो सकता। e का पावर x का आंसर e का पावर x ही होता है। cos x dx का इंटीग्रेशन sin x हो जाता है, प्लस sin x dx का इंटीग्रेशन माइनस ऑफ cos x हो जाता है, प्लस एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन x का पावर 4 डिवाइडेड बाई 4, और क्योंकि ये सब इनडिफिनिट है तो लगाएंगे c। बोलो समझ आ गया? इस तरह से सिंपली करना है, ठीक है। मिटाएं, लास्ट टॉपिक करें। अब ऐसा ही सब कुछ करेंगे, जो भी क्वेश्चंस मिल जाएगा ऐसे ही करेंगे। तो ये कुछ 6 एक्स्ट्रा फॉर्मूलाज बोल लो इसको। जैसे डिफरेंशिएशन में नहीं था एक चेन रूल, चेन रूल में हमने सीखा था अगर एक फॉर्मूला प्रॉपर फॉर्मूला नहीं पता तो किस तरह से इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यूज़ करके हम दूसरे फॉर्मूलेस को भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पे है। तो यहाँ पे करना कुछ नहीं है, यहाँ पे इनको याद कर लो पहले। ये फॉर्मूला, ये क्वेश्चन है। जैसे साइन ए एक्स प्लस बी, साइन ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन करना है हम लोगों को। हमें पता है साइन एक्स का इंटीग्रेशन, ये सुनो, साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस ऑफ कॉस एक्स, लेकिन यहाँ एक्स के प्लेस पे ए एक्स प्लस बी है। तो सिंपली क्या करेंगे, इस पूरे को साइन एक्स जैसा समझकर इंटीग्रेट करो। पहले साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस ऑफ कॉस एक्स होता है, लेकिन यहाँ एक्स के प्लेस पे ए एक्स प्लस बी है, तो माइनस ऑफ कॉस ए एक्स प्लस बी हो जाएगा। और जो यहाँ पे x के साथ होगा ना उससे डिवाइड कर देंगे, जो x के साथ होगा उससे डिवाइड कर देंगे और साथ में लगाएंगे प्लस c। सेम यहाँ पर भी उसी तरह से cos ax प्लस बी का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन ऑफ ax प्लस बी, और जो x के साथ है उससे डिवाइड करेंगे प्लस c लिखेंगे। सेक स्क्वायर ax प्लस बी इंटू डी एक्स, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर ax प्लस डी, ये हो जाएगा tan ax प्लस बी डिवाइडेड बाई a प्लस सी। एक्स के साथ जो है उसे डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे भी जो x के साथ है उससे डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे भी। अब ये देखो 1 बाई ax प्लस बी है, 1 बाई ax प्लस बी, क्या ये 1 बाई एक्स की तरह नहीं है? 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन पता था log x होता है, लेकिन यहाँ 1 बाई एक्स के प्लेस पे ax प्लस बी आ गया, 1 बाई ax प्लस बी, तो ये हो जाएगा log ऑफ ax प्लस बी और डिवाइड कर देंगे a से और प्लस c। उसी तरह यहाँ e टू द पावर x का इंटीग्रेशन होता है e टू द पावर x, लेकिन यहाँ e टू द पावर ax प्लस बी है। करेंगे क्या, डायरेक्टली इसको ऐसे ही लिखेंगे e टू द पावर ax प्लस बी, और जो x के साथ है उससे डिवाइड करके साथ में लगा देंगे c। अब देखो वहाँ पे, अब डायरेक्टली इंटीग्रेट करना है, ज़्यादा नहीं सोचना है, डायरेक्टली इंटीग्रेट करेंगे। साइन 2x प्लस 3, ज़रा देखो फॉर्मूला क्या है साइन का, ये है माइनस कॉस, है कि नहीं? तो साइन 2x प्लस 3 हो जाएगा माइनस ऑफ कॉस 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाई, जो x के साथ है उसे ही लिखना है, डिवाइडेड बाई 2 और साथ में लगाएंगे प्लस c। आसान है, समझ गए? नेक्स्ट 1 डिवाइडेड बाई 4x प्लस 3, क्या ये 1 बाई एक्स जैसा नहीं है? 1 बाई एक्स का log x होता है, देखो यहाँ पे ये फॉर्मूला 1 बाई एक्स का होता है log x, लेकिन यहाँ 1 बाई 4x प्लस 3 है, तो यहाँ लिखेंगे log ऑफ 4x प्लस 3 और डिवाइड कर देंगे 4 से और लिखेंगे प्लस c। ज़रा देखो सही है बिल्कुल, जो x के साथ होगा उसे डिवाइड कर देना। अब यहाँ पे e टू दी पावर 2x है, यहाँ पे e टू दी पावर ax प्लस b था, यहाँ e टू दी पावर 2x है, और जो फॉर्मूला हम पढ़कर आ रहे हैं वो है e टू दी पावर x। e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन e टू दी पावर x, लेकिन यहाँ 2x लगा है। अच्छा, इसे 2x प्लस 0 लिख सकते हैं क्या? इस फॉर्म में बना लो अगर ऐसे नहीं समझ आ रहा है तो। b का वैल्यू 0 हो गया, यहाँ पे देखो ये ax प्लस b का वैल्यू 0 हो गया। अब तो इंटीग्रेट कर सकते हैं, e टू दी पावर 2x प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2 प्लस c। अब 0 का क्या मतलब होता है? कुछ भी नहीं, 0 हटा दो तो देखो क्या ये इंटीग्रेशन नहीं हो जाएगा? e टू दी पावर 2x डिवाइडेड बाई 2 प्लस c। समझ गए? इससे इंटीग्रेट करो। चलो 5 सेकंड का टाइम दे रहे, जल्दी करो, 5 सेकंड का टाइम, जल्दी जल्दी जल्दी। 1 बाई 2x इज इक्वल टू dx। क्या तुम इस तरह से इंटीग्रेट कर रहे हो क्या? log ऑफ 2x डिवाइडेड बाई 2 प्लस c, क्या इस तरह से इंटीग्रेट कर रहे हो? अगर आपने इस तरह से किया है तो ये है गलत, ये गलत तरीका है। देखो गलत क्यों है समझो, इसका सही तरीका क्या है?
ये समझो। अब इसको ऊपर वाले अप्रोच को यूज़ करके नहीं करेंगे, यहाँ 2x + 0 खुद से नहीं कर देंगे। यहाँ पे हम बना सकते हैं फॉर्मूला, ये फॉर्मूले में है एक्चुअली, जहाँ फॉर्मूला नहीं बनता है वहाँ ये सब यूज़ करना है। यहाँ फॉर्मूला बन सकता है, कैसे देखो, मैंने बोला था जो भी कांस्टेंट होता है उसे बाहर निकाल लेते हैं, बाहर निकल गया ये। अब ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx। देखो क्या ये फॉर्मूला नहीं है, 1/x का डायरेक्टली हमें पता होता है, क्या है आंसर 1/2, 1/x का होता है log x और यहाँ +c। दिखाई पड़ रहा है क्या इधर? एक सेकेंड रुक जाओ, चलो बढ़िया। तो यहाँ हम फॉर्मूला बना सकते हैं, जहाँ फॉर्मूला नहीं बना सकते वहाँ के लिए ये सब काम है। जहाँ फॉर्मूला नहीं बन सकता, यहाँ तो फॉर्मूला बन ही रहा है, 1/2 को बाहर कर देंगे, कोई गलती तो नहीं। जो भी कांस्टेंट वैल्यू होता है उसे हम बाहर कर देते हैं, कुछ गलत बात है ही नहीं इसमें। 1/2 उसके बाद अंदर आ गया 1/x, 1/x का डायरेक्टली इंटीग्रेशन log x होता है ना, तो लिख सकते हैं। अब sin 2x का किसी भी तरह से फॉर्मूला नहीं बन पाएगा, तो हमें मजबूरन ये चीज़ यूज़ करना पड़ेगा। क्या यूज़ करेंगे यहाँ पे? सबसे पहले साइन को इंटीग्रेट करेंगे, साइन का इंटीग्रेशन होता है -cos, तो -cos 2x डिवाइडेड बाई जो x के साथ है डिवाइड कर देंगे 2 और +c जोड़ देंगे। अब तुम सोचोगे यहाँ पे कि ax + b के फॉर्म में तो ये है नहीं, ऐसे क्यों कर रहे हैं? तो नहीं, अगर तुम इस तरह से सोचो कि यहाँ 2x + 0 है, तब तो सोच सकते हो ये एंगल है ना, दिस इज एंगल। अब इस एंगल में 30 डिग्री में 0 जोड़ दोगे तो 0 वाला टर्म तो b हो गया ना। फिर ऐसे भी सोचो ना कि ये फॉर्मूले में नहीं है, तो क्या यूज़ करना पड़ेगा? ये यूज़ करना पड़ेगा। तो sin 2x को -cos 2x करेंगे और डिवाइड कर देंगे 2 से और ऐड कर देंगे +c। सो गाइज हियर वी एंड अप आवर डिफ्रेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन कम्प्लीटली, जितना आपको आना चाहिए फॉर 11th एंड 12th फिज़िक्स करने के लिए इतना तो आना चाहिए। अब आगे अगर कोई और फॉर्मूला, कुछ और तरीका या फिर कोई और नया कुछ फॉर्मूला यूज़ होता है तो उसको चैप्टर के बीच बीच में उठाकर करेंगे, लेकिन इतना तो आना चाहिए। ये बहुत ही मिनिमम चीज़ मैं आपको करा रहा हूँ, ये बहुत ही मिनिमम चीज़ है। इतना नहीं आया तो आप 11th-12th में फ़िज़िक्स बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाओगे। तो ये इंटीग्रेशन का टॉपिक था। ये 3rd लेक्चर है मैथमेटिकल टूल्स का हमारा जो चल रहा है। नेक्स्ट टॉपिक मैं लेकर आऊँगा वेक्टर्स पे, और वेक्टर्स भी हम इसी तरह से, वेक्टर्स का आई थिंक 3 से 4 लेक्चर्स बनेगा, तो एक एक करके धीरे धीरे करेंगे। तो डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन तब तक कंप्लीट करो, वेक्टर्स स्टार्ट करेंगे जल्दी। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।